कि इस घर में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। जिस तरीके से जतिन ने मौसा जी के बारे में बताया कि मौसा जी जब भी कहीं कदम रखते थे उनके कंधे हावी हो जाते थे, अगर उस घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है तो मौसा जी बस ये बोलते कि ठीक है, मैं आके मानव से बात करूंगा, मैं मार्केट में कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। और इसी बारे में बात चल रही थी कि मानव को कहीं दिखा लेना चाहिए। तो उस टाइम पे जतिन और बाकी घर वाले आपस में बातचीत कर रहे थे कि हमें मेहंदीपुर बालाजी चलना चाहिए या फिर कहीं हमें ऐसी लोकेशन पे जाना चाहिए जहां पर इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। उसी टाइम जब जतिन अपने पेरेंट्स से ये सब कुछ डिस्कस कर रहे थे, जब मौसा जी घर पे नहीं थे, तब अचानक से ऐसा लगा जैसे मानव ने पता नहीं क्या ही सुन लिया है। मानव अपने कमरे से बाहर निकला और आके जतिन और अपने पेरेंट्स के बीच में बैठ गया। जब ये बातें आपस में चल रही थी तो जो रियल एस्टेट में भाई थे वो वहां पे नहीं थे, बाकी घर वाले वहीं प्रेजेंट थे। ये सारी बातें चलने लग रही थी कि जतिन ने बोला कि एक काम करते हैं, हम सैटरडे संडे में मेहंदीपुर बालाजी चलते हैं और एक बार देख के आएंगे, वहां पर दर्शन करके आएंगे। तो उस टाइम पे जतिन ने जब ध्यान दिया मानव के ऊपर, तो जतिन ने बताया अक्षय भाई जैसे ही मेरी नज़र मानव पे पड़ी, मानव की आंखें पूरी तरीके से लाल हो रखी थी और उसका शरीर कपकपा रहा था। जैसे जैसे ये हनुमान जी का नाम लेते जतिन, बालाजी का नाम लेते, वैसे वैसे वो और कांपने लग जाता। ये सुनने के बाद मानव चुपचाप अंदर रूम में जाके बैठ गया। ठीक है, रूम में बैठने के बाद क्या हुआ, जैसे जतिन पापा को बोलने लगा अपने कि पापा मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। अभी मानव इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है, आपने देखा वो कपकपा रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इतने में सामने से मौसा जी आ गए। तो मौसा जी जब अंदर आते हैं तो उन्होंने भी यही बोला कि क्या हुआ। तो जतिन ने और मम्मी पापा ने बताया कि मानव अभी आया था, आंखें उसकी भटलाल हो रही थी और जब जब हनुमान जी का नाम लिया जा रहा था तो मानव बहुत बुरी तरीके से कपकपा रहा था। मौसा जी ने जतिन को बोला कि एक काम करो, मानव को बुला के लाओ। तो जतिन अंदर गए और मानव को बोले कि मौसा जी बुला रहे हैं, एक बार बाहर आ जाए। तो मानव ने बोला कि मैं थका हुआ हूँ, अभी मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। जतिन ने आके ये चीज़ बता दी मौसा जी को कि ऐसे ऐसे वो अभी आने को मना कर रहे हैं। तो मौसा जी ने क्या करा, समझदारी दिखाई और सीधा मानव के कमरे में चले गए। अब जब मौसा जी जा रहे थे तो सब पीछे पीछे आने लगे। तो मौसा जी ने अंदर जाके बस इतना बोला कि अरे मानव, मेरे साथ मेहंदीपुर बालाजी चलेगा। जिस तरीके से मानव उठा और अचानक से बोला कि तू मुझे बालाजी लेके जाएगा, तुझे लगता है तू मुझे बालाजी ले जा पाएगा, दफा हो जाए यहाँ से, निकल जाए, इससे पहले मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूं। मौसा जी समझ गए कि मानव नहीं है, ये कोई और है। मौसा जी ने उसी टाइम चिल्लाते हुए बोला कि ओ कौन है तू, इसके शरीर में क्या कर रहे हैं। उस टाइम पर मानव ने वहां पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, इसे लेके जाऊंगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये हल्ला गुल्ला जब वहां पे मच रहा था तो हुआ कि इनके घर के पीछे एक भक्तों का परिवार रहा करता था। उस घर में 3 भक्त थे और उनमें से एक भक्त को बुलाया गया। वो भक्त वहां पे आते हैं और घर में घुसते ही उन्होंने पूछा कि कौन है तू, इस लड़के के अंदर क्या कर रहे हैं। तो पहले तो जो मानव थे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, आंखें लाल घूर के देखने लग रहे हैं, गर्दन इधर उधर घुमा रहे हैं। अभी तक जो भक्त थे उन्हें ये तो पता चल गया था कि कुछ तो है, लेकिन क्या है इस बारे में उन्हें नहीं पता था। तो भक्त ने क्या करा, अपनी आवाज तेज की और फिर दोबारा पूछना शुरू करा कि कौन है तू, बताएगा इससे पहले मैं तेरे को नुकसान पहुंचाऊं। वहां से जो मानव थे वो चिल्ला के बोलते कि तू मुझे भस्म करेगा, मैं तुझे भस्म करूंगा, 2 लड़कियां है ना तेरी, दोनों खत्म हो जाएंगी, भक्त उठ जा, ये लड़का मेरा है। वही प्यारी आवाज है इसकी, उस दिन शमशान के पास ही रो रहा था, पता है मैं 2 महीने से इसके अंदर हूँ। जब ये बात सुनी जतिन ने, जतिन के पापा ने, उनकी मम्मी ने, मौसा जी ने, सब दंग रह गए। पूछा गया कि तू कौन है तो बताया कि मैं जिन हूँ, जिन, मेरा उस बरगद के पेड़ पे बसेरा था। इसने क्या करा, वहाँ पे जो हेड पंप था वहाँ पर से पानी पिया बरगद के नीचे से और नहर में टॉयलेट कर दिया। वहाँ पे जितने भी थे हम सब बहुत गुस्सा हुए और फिर ये लड़का जब इमोशनल हुआ, बहुत ज़्यादा टूट गया, तब मैं इसके अंदर आ गया। अब वहाँ जो भक्त थे वो पूछना शुरू करते कि तू ये बता तेरे को चाहिए क्या, तेरे को बलि चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को मीठा चाहिए, दारू चाहिए, जो भी चाहिए तू बता, पर इस लड़के को छोड़ के चला जा। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि एंटिटीज बोलना शुरू करती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो जिन मानव के अंदर आया था ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे इसकी आवाज़ बहुत पसंद है, जब ये गाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भक्त ने क्या करा, जो वहाँ बैठे थे उन्होंने भभूत निकाली और फेंक के मारी। अभी जो चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कभी आपके सामने सिचुएशन बने। भभूत मारने पर उस जिन ने वहाँ पर इस तरीके से ड्रामे करने शुरू कर दिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं चला जाऊँगा, छोड़ के मैं चला जाऊँगा। तो जो वहाँ भक्त थे उन्होंने प्यार से पूछा कि तू सच सच बता दे, तुझे क्या चाहिए, तुझे हम तेरा भोग दे के ही भेजेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि तेरे को ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं। उस टाइम पे क्या हुआ, उस जिन ने वहाँ पर बता दिया कि मुझे इस चीज़ का भोग चाहिए, मैं चला जाऊँगा। वो चीज़ जतिन और मौसा जी वहाँ पे लेके आए, उस चीज़ का भोग दिया गया और वो जो जिन था वहाँ पर वो वहाँ से चला गया। लगा ना कि हैप्पी एंडिंग हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। जतिन ने बताया कि अक्षय भाई
मंदिर वाले कमरे में 2 रातें मैं अपने भाई के साथ सोया। 2 रातें वो बिल्कुल ठीक था, एग्जैक्टली बिल्कुल मस्त, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तीसरी रात मैं अपने भाई के साथ कमरे में सो रहा था, बंद कमरे में गर्मी के टाइम पे एक अजीब सा हवा का झोंका आया। मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं एक ठंडी हवा का झोंका, जैसे एसी की हवा मेरे कमर को छूती हुई निकल गई। इन्होंने बताया, मैं उठा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरा भाई गायब, मेरा भाई गायब, वहां था ही नहीं। मैं उठा, मैं धीरे धीरे चलता गया, मैंने अलग अलग कमरों में देखा। एक कमरा जो हमारा स्टोर रूम था, वहां पर मेरा भाई एक कुर्सी के ऊपर बैठा है, जैसे वो उकड़ू होके बैठते हैं ना, वहां पर, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसका गला चौक कर रखा है। और मेरा भाई बार बार एक ही चीज बोलने की कोशिश कर रहा है, गाना गा, गाना गा। जतिन ने बताया, अक्षय भाई मैं अपने भाई को देखकर डर रहा हूँ, मैं कदम आगे रखने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उस जिन ने इतनी सारी बातें ऐसी बताई थी ना जो मुझे इतना डरा चुकी थी। और एक चीज जो जतिन ने मेंशन किया, अक्षय भाई ये चीजें मेरे दिमाग में पता है क्यों इतनी डरावनी तरीके से चल रही थी, क्योंकि उस जिन ने भक्त को बताया था कि जब ये लड़का सो जाता है, मतलब जब मैं सो जाता हूँ, तो मेरे भाई को वो जिन रात के 1-1:30 बजे वशीकरण करके, पोजेस करके अपने शमशान के पास बुला लेता था बरगद के। वहां पे मेरा भाई 1-2 घंटे बैठा रहता था और सारे घर वालों के उठने से पहले वो वापस आ जाता था। अब रात के 1:30-2 बज रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि मेरा भाई कुर्सी पे बैठ के गाना गा, गाना गा, गाना गाएगा, इस तरीके से करने लग रहा है। भाई मैं इतना डर गया, मतलब एक तरीके से जो भक्त ने उतारा किया था, जो वो वचन लिए थे, वो सारे जिन ने झूठे वचन दिए थे। अब ये चीज पता चल गई, जतिन सीधा भागे अपने पापा के कमरे में। उन्होंने पापा को बताया कि पापा वो फिर दोबारा आ गया है। तो पापा ने पूछा कौन आ गया? इतने में तो जो घर में हाहाकार हुई, मयंक इधर से उधर कूद रहे हैं, इधर से उधर कूद रहे हैं, सामान इधर से उधर फेंक रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं कि मैं इसे लेके जाऊंगा, तुमने अपनी मनमानी कर ली ना, तुम भक्त को बुला के लेके आ गए ना, अब मेरी बारी है, मैं इसे लेके जाऊंगा, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। ये पूरा पोजेशन 5 से 10 मिनट चला, उसके बाद मानव बेहोश होके गिर गए। सुबह इनके पास कोई चारा नहीं था। इन्होंने देख लिया था कि वो जो भक्त हैं जो इनके घर के पीछे रह रहे हैं, शायद उनके पास इतनी पावर नहीं है, या फिर वो कैसे कन्विंस हो गए नहीं पता कि जिन जिन्नात के आगे इस तरीके से अड़ा जा सकता है, नहीं अड़ा जा सकता। उसके बाद इनके जो पापा जिस गुरुजी को मानते थे, जिनकी बहुत मान्यता थी, उस गाँव में बहुत ज़्यादा मान्यता थी, सुबह उन्हें इनके पापा लेके आए हैं। वो गुरुजी वहाँ पे आते हैं और पूछना शुरू करते हैं कि तू क्या चाहता है, मुझे पता है कि तू बहुत ताकतवर है, लेकिन तू चाहता क्या है? गुरुजी ने देखा कि एक्चुअली में मानव के अंदर सिर्फ जिन नहीं है, एक और आत्मा है, लेकिन ये आत्मा बुरी नहीं है, ये आत्मा अच्छी आत्मा है। तो गुरुजी ने बोला कि 1 मिनट, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ कोई और भी है। तभी अचानक से वहाँ पे गुरुजी एक ऐसी चीज बोलते जिसको सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी ने बताया कि भाई इसके साथ एक और आत्मा है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है, और वो आत्मा किसकी थी? ऋतिक की। ऋतिक के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन ऋतिक जब से गायब हुए थे वो इस दुनिया में अब नहीं थे, और वो अपने दोस्त को प्रोटेक्ट कर रहे थे इस एंटिटी से। उस टाइम पर जिन निकल के आते दोबारा सामने कि तू रोकेगा, तू भी नहीं रोक पाएगा, तू चिंता मत कर, तेरे को जो करना है कर ले, तू नहीं रोक पाएगा। तो उस टाइम जो गुरुजी बैठे थे वो समझ गए थे कि कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है और इसे इस तरीके से तो नहीं निकाला जा सकता। तो गुरुजी ने बोला कि 2 दिन बाद मैं हवन करूंगा, और हवन के लिए सारा सामान लिखवाया गया और बताया गया कि हवन यहाँ नहीं होगा, हवन शमशान में होगा। तब तक के लिए एक धागा बना के दे दिया। उस टाइम पे इनके जो रियल एस्टेट में भाई थे वो भी ये सारी चीजें देख रहे थे कि ये घर में चल क्या रहा है। गुरुजी ने बताया था कि तीसरी रात जो है हवन होना है, तो 1 रात आराम से निकली, 2 रात आराम से निकली। इन्होंने घर पे ताला मार के सोना शुरू कर दिया था अंदर से। पता नहीं क्या हुआ, रियल एस्टेट वाला भाई शायद काम से बाहर गया या बाहर से अंदर आया, उसने वो ताला खोल दिया। दूसरी रात 1:30। मोहब्बत में हर कोई फनाह नहीं होता, पर किसी को चाहना भी तो गुनाह नहीं होता। वो पूछते हैं कि तुम कितना चाहते हो हमें, अब वो पागल क्या जाने कि प्यार लफ्जों में बयां नहीं होता।